Now we are going to talk about our module 1 biomolecules topic, nucleic acids, which is the last topic. न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में सुना होगा आपने कि डीएनए और आरएनए होते हैं। अब इसने न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड्स इन्हें इस वजह से कहा जाता है कि इनको जब सेपरेट किया गया था तो पस सेल्स के अंदर की जो न्यूक्लाई होती हैं उनके अंदर से इन्हें डिराइव किया गया था, तो इसी वजह से इसे इन्हें न्यूक्लिक नाम दिया गया। और जो एसिड्स हैं इसकी बेसिकली ये एसिडिक नेचर की वजह से होते हैं, जो इनको एसिडिक नेचर देखी गई थी और वो एसिडिक नेचर इसके आगे मैं बताऊंगा कि किस वजह से होती है। इनके जो पॉलीमर्स जो मोनोमर्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बात की थी तो उसमें मोनोमर थे, मोनोसैकराइड्स, तो वो मिलते थे तो पॉलीसैकराइड्स बनते थे। ऐसे प्रोटीन्स की बात की थी तो उधर अमीनो एसिड्स थे वो मिलते थे तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते थे, पॉलीपेप्टाइड्स मिलते थे तो प्रोटीन्स बनते थे। ऐसे लिपिड्स की बात की थी तो वो पॉलीमर नहीं थे, वो कम्बिनेशन थे। तो इस न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो पॉलीमर होंगे। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो राइबोस शुगर, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में की जो 5 कार्बन शुगर होती है राइबोस। आरएनए के अंदर राइबोस और डीएनए के अंदर जो एक्सेप्शन है वो डीऑक्सीराइबोस है। और डीऑक्सीराइबोस इसे क्यों कहते हैं कि वो जो कार्बन नंबर 2 है इसके जो कार्बन नंबर 2 है उसमें ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाती है। अभी भी एमसीक्यू उसके अंदर पूछ सकते हैं कि किस कार्बन के ऊपर जो है ना वो ऑक्सीजन की रिमूवल हो सकती है। अब दूसरी जो इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस में 2 टाइप्स आती हैं, एक पैरामिडीन्स आती हैं और प्यूरीन्स आती हैं। अब मैंने कुछ याद किया हुआ है कि जो पैरामिडीन्स होती हैं उनके अंदर सिंगल रिंग होती है और प्यूरीन्स के अंदर डबल रिंग होती है। अब प्यूरीन्स को आप पूरा याद कर लें निमोनिक बना कर कि इनके अंदर डबल रिंग होती है जैसे एडिनिन और गुआनिन। और जो पैरामिडीन्स होती हैं इनके अंदर सिंगल रिंग होती है, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। जो थायमीन है वो डीएनए के अंदर, दोबारा एमसीक्यूज बन सकता है कि आरएनए के अंदर कौन सी होती है, यूरासिल होती है। और थायमीन के अंदर और यूरासिल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? थायमीन के अंदर CH3 आ जाता है, मिथाइल ग्रुप आ जाता है, यूरासिल के अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं होता। अब इन्हें बेसिस क्यों कहा जाता है? बेसिस इस वजह से कहा जाता है कि इनके जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं उनके ऊपर अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो आखिरी कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इसे एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। डीएनए के अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो फास्फोरिक एसिड की वजह से होती है। तो इसी वजह से जो एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछ लिया जा सकता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी कौन देता है, तो फास्फोरिक एसिड देता है। अब अगर हम देखें कि वो बनते कैसे हैं तो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो एक तो पहले राइबोस शुगर हो गई, अब उसके 5 कार्बन हो गए। जो उसका पहला कार्बन है उसके ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस लग गई तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड लग गया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अगर तो एक फॉस्फोरिक एसिड है तो ये हो जाएगा मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फोरिक एसिड हैं तो डाइफॉस्फेट, ऐसे 3 हैं तो ट्राइफॉस्फेट। बात कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। अभी कैसे पॉलीमराइजेशन होती है इनकी? जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 2 मिलेंगे तो इंस्टेड ऑफ वाटर रिमूवल यहाँ से पैरोफॉस्फेट रिमूव होगा। पैरोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को कहते हैं। और जब बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होगा, जैसे कि ये है PCOP। जो ईस्टर बॉन्ड हमने पढ़ा था वो RCOR था, लेकिन यहाँ पे जो RR हैं वो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है वो ATP है। ATP कोएंजाइम भी है और एनर्जी करेंसी भी है, और ये ट्राइफॉस्फेट है। जो निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। और ये जो है आगे हम जब बायो एनर्जेटिक्स में पहुँचेंगे तो इधर इसका रोल भी आपको मैं बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके कुछ पार्ट्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ये वैसे जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसकी जो टाइप्स हैं mRNA की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है जीन के ऊपर जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्ट हुआ है। मतलब DNA से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो जो mRNA है उसकी लेंथ डिपेंड करती है जीन की जिससे उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई है, या
उस प्रोटीन्स की, जिस प्रोटीन को बनाने जा रहा है उसकी अमीनो एसिड की, मतलब अगर 100 अमीनो एसिड्स हैं उस प्रोटीन की जिसकी ये ट्रांसलेशन जिसकी करवाने जा रहा है, तो इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होगी वो 300 होगी। और जो 3 अमीनो एसिड्स का ट्रिपलेट्स होता है उसे कोडोन्स कहते हैं, और इसके ऊपर कोडोन्स की सीक्वेंस लगी हुई होती है। ये 3 to 4% ऑफ आरएनए होता है टोटल। जो दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, वो 80% ऑफ टोटल आरएनए होता है और ये लार्जेस्ट साइज़ है। ये जो है ना इसको राइबोसोमल आरएनए इसलिए कहते हैं कि ये पहले बना न्यूक्लियस में, उसके बाद ये राइबोसोम्स के साथ जाके अटैच हो गया जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जो ट्रांसफ़र आरएनए है अब ये स्मॉलेस्ट है, 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड। इसकी जो अमीनो एसिड होता है 3 एंड के ऊपर, वो जो 3 एंड होता है इसका 5 एंड होता है और 3 एंड होता है। जो 5 एंड होता है उस पर हमेशा गुआनिन होती है, और जो 3 एंड होता है उस पर CCA सीक्वेंस होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये जो 3 एंड है इसी के ऊपर अमीनो एसिड जाके अटैच होता है। अब इसके 3 लूप्स होते हैं। जो मिडल लूप होता है उस पर जो सीक्वेंस होता है 3 अमीनो एसिड्स का, वो एंटीकोडोन रखता है। जो एंटीकोडोन वो होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है उस कोडोन के जो मैसेंजर आरएनए पे है। उसकी जो दूसरी लूप है डी लूप, वो इंजाइम को, जो एक्टिवेशन इंजाइम है जो ट्रांसलेशन में एक्ट करता है उसे रिकग्नाइज़ करती है। और जो इसकी थीटा लूप है वो रिकग्नाइज़ करती है उस प्लेस को राइबोसोम के ऊपर जहाँ पे इस जाकर अटैच होना है। 60 tRNA टोटल जो है ना वो डिस्कवर्ड हुए हैं, और ह्यूमन बींग्स के अंदर 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ tRNA हैं। अब tRNA का काम क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से लेकर राइबोसोमल सरफेस तक, ताकि प्रोटीन्स बन सकें। मैसेंजर आरएनए का काम था कि उसने इंफॉर्मेशन उठानी थी जीन से उसने इंफॉर्मेशन उठाई, डीएनए का पार्ट होता है जीन, और ये बन गया mRNA। ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन। ये मैसेंजर आरएनए का काम था, और इसने जाना था बाहर साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन जो होती है यूकैरियोट्स की वो साइटोप्लाज्म में ही होती है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होती है। जो ट्रांसफ़र आरएनए है, अब वो उसका क्या काम होगा, वो अमीनो एसिड्स जो साइटोप्लाज्म में हैं उनको ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। और जो राइबोसोमल आरएनए है वो न्यूक्लियस में बना और वो राइबोसोम्स के साथ जाके अटैच हो गया। अब ये तीनों की इंटरेक्शन से जो राइबोसोम पे हो रही है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन है, ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एंटीकोडोन है। अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपस में, उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और प्रोटीन बनेगी, तो ये ट्रांसलेशन होगी। तो बेसिकली ये थी ट्रांसलेशन, और ये हमारा एंड करता है मॉड्यूल 1 बायोमोलिक्यूल्स।